Hello student, this is Abhishek Sharma. Right now you are watching Shri Nursing Classes, and in our today's video we are going to discuss about types of functions. So before moving towards our today's topic, I just want to request you all, please like and subscribe our Facebook and YouTube channel Lesson Classes 98 so that you can have the notification of our all upcoming lecture videos, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक लेक्चर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी फंक्शंस पे, वन फंक्शंस पे, ऑन टू फंक्शंस पे। तो हमारे पास फंक्शन क्या है कि आपके पास ए सेट के हर एक एलिमेंट की फंक्शन है आपके पास फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ए सेट से बी सेट में आपके पास, मतलब एक्स आप ए सेट से लोगे, आपके पास कोई भी अगर ऑर्डर पेयर है एक्स वाई, तो एक्स आप ए सेट से लोगे तो वाई आपको कहां से मिलेगा, बी सेट से। ठीक है, तो ए सेट के हर एक एलिमेंट की, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर वन सेट, ए सेट एंड बी सेट, तो ए सेट के हर एक एलिमेंट की बी सेट में क्या होगी, सिंगल इमेज होगी। जैसे इसकी एक ही इमेज है, इसकी भी एक ही इमेज है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ए सेट के हर एक एलिमेंट की बी सेट में सिंगल इमेज होगी। ये आपके पास फंक्शन है, बेसिक कंडीशन। उसके बाद आपके पास आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, आपके पास एक फंक्शन है फ्रॉम रिलेशन आर टू आर, फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो आइडेंटिटी फंक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन है आपके पास एक्स वाई ऑर्डर पेयर्स है, जिसमें आपके पास y जो है, जो सेकंड एलिमेंट है, वो किसके इक्वल है, x के। सेकंड एलिमेंट किसके इक्वल है, x के। x एंड y बिलोंग्स टू रिलेशन r। क्लियर है, ध्यान से देखना क्या कह रहा है, जो आपका सेकंड एलिमेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के। तो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट किस तरह से आएगा, अगर आप 0 ले रहे हैं, ऑर्डर पेयर इस तरह से है x एंड y। ठीक है, तो y कैसे चूज किया जाएगा, y किसके इक्वल है, x के। तो इसका मतलब है x और y किसके इक्वल है, x के। तो y को आप लोग x के साथ रिप्लेस कर सकते हो, 0 0 1 1, ऐसे आपको ऑर्डर पेयर मिलते जाएंगे। मतलब कि आपके पास यहां पर दो सेट है, रियल नंबर का सेट है ये, और ये भी रियल नंबर का सेट है। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो ये भी रियल नंबर का सेट है, तो ये भी इसी तरह से होगा। तो 0 के लिए 0 मिलेगा, माइनस के लिए माइनस, -2 के लिए माइनस, इस तरह से। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राफिकल की। तो ग्राफिकल किस तरह से आएगा, तो ग्राफिकल के लिए क्या है, ग्राफ इसका किस तरह से आएगा, आप लोगों ने किया हुआ है ये बड़े अच्छे से। दिस योर एक्स एंड दिस योर एक्स डैश, दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर y dash. Here is your 1 2 3, here is your 0 0, यहाँ पे आपका -1 आ गया, -2 आ गया, यहाँ पर -1 आ गया, -2 आ गया। तो 0 के लिए 0 मिलेगा आपको, 1 के लिए 1, यही पॉइंट मिला, 2 के लिए 2 मिल गया, 3 के लिए 3, ये x 3 है तो y भी आपको कितना मिला, 3। तो ये बन गई आपकी स्ट्रेट लाइन। उसके बाद -1 के लिए -1, -2 के लिए -2, तो ये इस तरफ आ गई, कोऑर्डिनेट क्या आ गई, -2 and -2, ये कितना है, 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3, ऐसे आगे चलता जाएगा तो 4 and 4 मिलता जाएगा। तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से। और इसमें कंडीशन क्या है, जो y है ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट किसके इक्वल है, फर्स्ट एलिमेंट के। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे, ये y किसके इक्वल है, x के। तो ये क्या है, y इक्वल टू x। ठीक है, y इक्वल टू x, तो आप कांस्टेंट कर सकते हो, कांस्टेंट फॉर एग्जांपल 0 है यहाँ पर, क्योंकि y इक्वल टू x है तो कांस्टेंट नहीं है। आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या था, ax प्लस by इक्वल टू c था। लीनियर इक्वेशन क्या है, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या है, 1। तो यहां पर भी वेरिएबल की पावर कितनी है, 1। तो ये जो कंडीशन है आपके पास, ये कौन सी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो आप लोगों ने क्लास 10th में किया था। ठीक है, उसी के बेसिस पे इक्वेशन बनाई है, आपकी स्ट्रेट लाइन आई है।
तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी इस तरह की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इक्वेशन है टू वेरिएबल में और उसमें वो क्या है, लीनियर है, मतलब वेरिएबल की पावर 1 है, तो आपके पास हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। उसके बाद जैसे ही आपकी पावर यहां पे चेंज होगी, ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, आपके कर्व्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे इस तरह से, कुछ भी, पर स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। आपके पास बड़ी बेसिक सी एग्जांपल है एक सर्कल की। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, आर स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ही ये सर्कल की इक्वेशन है तो आपके पास बनता है सर्कल इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे ही आपके यहां पे वेरिएबल चेंज होना शुरू हो गए, स्ट्रेट लाइन से हम लोग कहां पे आ गए, सीधा सर्कल पे आ गए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी कि जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी, तो आपके पास सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनेगी, और अगर आपके पास एक भी वेरिएबल की पावर चेंज करती है, एक भी वेरिएबल की, तो स्ट्रेट लाइन नहीं रहती। ठीक है, ये आ गया आपका आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या है कि आप लोगों ने बहुत ही सारी ग्राफ्स ऐसे बनाए हैं, फॉर एग्जांपल दिस ईयर x इक्वल टू 2, याद कीजिए x इक्वल टू 2 ग्राफ बनाए हैं, x डैश y डैश, दिस ईयर 1 2 3 -1 -2 -3, ये आ गया आपका 1 2 3। तो x इक्वल टू 2 पे ग्राफ बनाना हो तो किस तरह से आएगा, x इक्वल टू 2 क्या है, ये आपके पास पावर कितनी है, 1। अब हमने कहा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वेरिएबल 2 चाहिए हमें, तो हम लोग अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, 0y प्लस x डैश इज इक्वल टू 2, तो क्या ये आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ गया, पावर क्या है, 1 है, तो बन गए 2 वेरिएबल। तो कंडीशन क्या है, 0y प्लस x, तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो y की आप कोई भी वैल्यू लोगे, y 1 ले लोगे, तो 1 यहां पे सब्स्टिट्यूट होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 0, तो आपके पास क्या रह जाएगा, x इक्वल टू 2। फिर आप लोगे y इक्वल टू 2, तो y आप लोग ले रहे हो 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, 0 प्लस x इज x, तो x फिर क्या रह जाएगा 2। ठीक है, मतलब आप y की वैल्यू 1 2 3 जो मर्जी ले लो, 1 2 3 जो मर्जी ले लो, x आपके पास कितना रह रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2। और वैसे ही अगर आप नेगेटिव में ले लो तो तब भी आपके पास y कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास ग्राफ के लिए लाइन बन गई है। ये लाइन बन गई आपके पास x इक्वल टू 2। ठीक है, x इक्वल टू 2 मतलब आप कोई भी वैल्यू ले लो y की, x आपके पास क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने बनाई है y इक्वल टू 3, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपने कुछ भी बनाया होगा, 5 6 माइनस में भी बनाए होंगे, तो y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3 का क्या मतलब है, आप 0x कर सकते हैं, तो बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसका क्या मतलब है कि 0 मल्टीप्लाइड बाई x इज 0, ये पार्ट आपका 0 ही है। इक्वेशन आपके पास एक्चुअल में यही प्रेजेंट है, ये हमने लीनियर इक्वेशन इन टू बनाने के लिए किया। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं, तो जैसे ही आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, अब वैल्यू किसकी सब्स्टिट्यूट होगी, x की, तो x आप सब्स्टिट्यूट करते हैं 1, x 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, तो 0 प्लस y इज 5, y इक्वल टू 3, y 3 ही रह गया। x आप लोग 5 लेते हैं, x आप लोग लेते हैं, इस 5 की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, 0 प्लस y इज y फिर क्या आ गया 3। ठीक है, तो मतलब x की जितनी भी वैल्यूज ली उसके लिए y क्या आ रहा है 3, तो आप लोग यहाँ वैल्यू ले सकते हो 1 2 3, 3। ठीक है, तो x आप 1 ले रहे, x आप 5 ले रहे, 1 इसी पे,
आगे 4 भी होगा, आगे 5 भी होगा। x 1 2 3 4 5 कुछ भी लो, y आपके पास कितना रह रहा है 3। क्लियर है? तो मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी लो तो y आपके पास कितना रह रहा है 3। दिस इज y इक्वल टू 3। क्लियर है? तो y इक्वल टू क्या था, c क्या है, ये 3 क्या है। अब 3 आपको कहा जाता था कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट्स है। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, जो चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, कांट बी चेंज्ड। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब एक जैसा, एक समान, एक बराबर ही चल रहा है। जैसे आप कहते हैं कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मतलब आपने शुरू से लेके एंड तक जो भी डिस्टेंस कवर किया उसकी कांस्टेंट स्पीड क्या थी, मतलब सिर्फ और सिर्फ किस स्पीड पे कवर किया आपने डिस्टेंस, 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी कांस्टेंट स्पीड थी, ना इससे आप कम हुए ना ही से ज्यादा। तो y इज इक्वल टू 3 इज कांस्टेंट, y इज इक्वल टू 2, ये भी 2 क्या है कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब सेम, जो वैल्यू चेंज नहीं करेगी। x इक्वल टू 2। तो ग्राफ आप यहां पे बनाओ, आप अपने घर पे अपनी नोटबुक पे बनाओ, अपने क्लासरूम में बनाओ, अपने प्लेग्राउंड में बनाओ, इंडिया में बनाओ, न्यू दिल्ली में बनाओ, कर्नाटका में बनाओ, मुंबई में बनाओ, या किसी फॉरेन में जाके, ठीक है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पे बनाओ, ग्राफ यही रहेगा। x इक्वल टू 2 की पोजीशन यही रहेगी। तो 2 कांस्टेंट जो 2 है, x की वैल्यू 2, तो 2 यहां पे भी सेम है और थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम है। वैसे y इक्वल टू 3, अगर 3 की बात कर रहे हैं तो 3 थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम है। ठीक है, तो यह कांस्टेंट वैल्यू 3 को हम चेंज नहीं कर सकते। 3 क्या है बेसिकली, 3 इज बेसिकली 1 + 1 + 1, सम ऑफ 3 सेम नंबर्स। 3, तो ये 3 सेम नंबर्स काउंटिंग करते हैं हम, 3 चेयर्स हैं तो 1 2 3, वो 3 चेयर्स ही 3 काउंट करके 3 नंबर बनेगा आपके पास। ऐसा नहीं कि आप यहां पे आपके पास अगर ये 3 आपके पास अगर नोटबुक्स हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में काउंट करेंगे तो ये 3 होगा, अमेरिका में जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा और पाकिस्तान में जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये काउंटिंग सेम रहेगी। 1 2 और 3, टोटल कितनी है आपके पास 3। तो 3 ये आपके पास नंबर्स जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये अब आपने एक चीज यहाँ पे देखी, y इक्वल टू 3 भी आपने ड्रा किया, x इक्वल टू 2 भी ड्रा किया। ठीक है, तो फंक्शंस क्या है, फंक्शंस अब इन चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो x1 y5, तो आप ऐसे ही कर रहे हैं, यही कोऑर्डिनेट बना रहे हैं। फंक्शंस में भी हम यही बात करते हैं कि a सेट के एलिमेंट की b सेट में एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या ये फंक्शन है, अब इसको हम सेट्स के हिसाब से देखते हैं। दिस इज फॉर एग्जांपल, दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, दिस इज आल्सो योर सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, x क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 ले रहे हैं। ठीक है, ये आ गया आपके पास 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। हम रियल नंबर ले रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले लेते हैं। फ्रैक्शन में भी होंगे पर यहाँ पे इतना कवर नहीं हो पाएगा, तो हम सिर्फ इंटीजर्स ही ले रहे हैं। तो इंटीजर्स भी रियल नंबर में ही आते हैं, पॉजिटिव भी आ गए नेगेटिव भी आ गए। ठीक है, तो x अगर आप यहाँ पे -5 लेते हैं या -3 लेते हैं, ठीक है, तो -3 लेंगे तो क्या होगा, x ऑफ -3 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, 0 प्लस y इज 0, तो y कितना आ गया, अगेन y इज 3। तो आपने पॉजिटिव लिए तब भी 3 आया, नेगेटिव लिए तब भी 3 आया। तो ऐसे बनेगा ये, -1 के लिए 3 आ रहा, 0 के लिए भी आपको 3 मिलेगा, -1 के लिए भी 3 मिलेगा, -2 के लिए भी 3 मिलेगा, -3 के लिए भी 3 मिलेगा, 1 के लिए भी 3 मिलेगा, 2 के लिए भी 3 मिलेगा, 3 के लिए भी 3 मिलेगा, 4 के लिए भी 3 मिलेगा, के लिए भी 3। तो क्या ये फंक्शन है, ठीक है, क्या ये कंडीशन जो हमने की, क्या ये फंक्शन है? तो फंक्शन क्या कहता है कि ए सेट के हर एक एलिमेंट की बी सेट में सिंगल इमेज होनी चाहिए। तो -3 की कितनी इमेजेस हैं, एक ही इमेज है।
वन सिंगल, -2 की कितनी इमेज है, एक सिंगल इमेज है, -1 की कितनी इमेज है, एक सिंगल इमेज है, 3 है। बेशक सभी की 3 इमेज है, लेकिन क्या है कि ए सेट के हर एक एलिमेंट की बी सेट में सिर्फ सिंगल इमेज है। ठीक है, तो क्या ये फंक्शन है? हाँ, ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन को हम लोग नाम देते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ये क्या है? कांस्टेंट फंक्शन, मतलब एक समान रह रहा है। आप x की कोई भी वैल्यू लोगे, y आपके पास 3 ही रहेगा। y कांस्टेंट चल रहा है, इसको हम कांस्टेंट ही कहेंगे। ये जो कंडीशन है ये कांस्टेंट दिखाई दे रही है आपको, कि आप नेगेटिव तरफ चलो या पॉजिटिव तरफ चलो, x की वैल्यू आप जो मर्जी लेते चलो, यही बन रहा ग्राफ आपका, यही पॉइंट बन रहे। ठीक है, तो x की आप जो मर्जी वैल्यू लो, y आपके पास क्या रहेगा? 3 रहेगा। तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है। कांस्टेंट फंक्शन क्या कहता है कि ए सेट के हर एक एलिमेंट के लिए बी सेट में आपको एक सिंगल इमेज मिली है। कांस्टेंट फंक्शन है कि आप x की जितनी मर्जी वैल्यूज लो, y में आपको एक सिंगल वैल्यू मिल रही है, तो वो कांस्टेंट चल रहा है। y आपके पास कांस्टेंट रह रहा है, y में कोई चेंज नहीं आ रही है। x आप जो मर्जी लो, y वही रहेगा, तो y कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इन फंक्शंस में क्या होता है कि आपके पास ये आ गया, आपके पास फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो पहले हमने x इक्वल टू 2 किया था, तो जब x इक्वल टू 2 किया तो वहां पर आपके पास क्या था? x कांस्टेंट रहा था y की सभी वैल्यूज के लिए, तो आपके पास कुछ भी आ सकता है। ये आप लोग ऐसे भी ले सकते, y इज इक्वल टू k कांस्टेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल r। क्या कह रहा है कि x जो रियल r फर्स्ट सेट में है, प्रेजेंट है। ठीक है, x जो फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है, उनके लिए y आपके पास क्या रहेगा? कांस्टेंट, सेम रहेगा x की सभी वैल्यूज के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इस कंडीशन की बात करें, दूसरे में क्या आ जाएगा जो हमने पहले किया था, तो उसमें आ जाएगा फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। वहां पर क्या था कि आपके पास x इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या है कि आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट रहती है दूसरे वेरिएबल की सभी वैल्यूज के लिए। जैसे यहाँ पे x की आप जो मर्जी वैल्यू ले लो, ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे इनके ऑर्डर पेयर की बात करें तो ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे? 1 3 5 3 -1 3 -4 3, ऐसे ही। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, x की जितनी भी वैल्यूज ले रहे y आपके पास सेम रह रहा है, दैट इज योर कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, तो ये है आपका कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, फंक्शन फ्रॉम r टू r y इक्वल टू k एंड दिस इज योर कांस्टेंट फंक्शन। और ये आपके पास, मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये आपके पास किस फॉर्म में आ गया। अगर हम इसको देखें तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में भी आ गया, पावर 1 1। ठीक है, अब है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस क्या कहता है? रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। रिजल्ट हमारे पास हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव, मॉडुलस के केस में। ठीक है, अगर x आपके पास -2 है तो f ऑफ x कितना आ जाएगा? -2। मॉडुलस में डालोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 पॉजिटिव। अब 2 पॉजिटिव कैसे आया? अपनी मर्जी से आ गया। ठीक है, अगर x 2 है तो ये कितना रहेगा? 2 का मॉडुलस भी कितना रहता है? 2। तो नेगेटिव का मॉडुलस क्या तब भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मॉडुलस है तब भी पॉजिटिव। इन शॉर्ट कंडीशन क्या है कि मॉडुलस का काम क्या है कि रिजल्ट आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि अपनी मर्जी से चेंज हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि मॉडुलस लगाएंगे तो अपनी मर्जी, कुछ प्रोसीजर होगा। तो प्रोसीजर क्या है? ये जो आपका -2 है, ठीक है, ये जो आपका -2 था, ये इस -2 को हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -2 को माइनस के साथ, कि अगर नेगेटिव एलिमेंट है, नेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव कब हो सकता है? जैसे -2 है। इन शॉर्ट आपको कहा जाता है कि इस एलिमेंट को पॉजिटिव कीजिए। तो ये एलिमेंट पॉजिटिव कब हो सकता है? जब आप इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वैसे ही -2 है तो -2 पॉजिटिव कैसे हो सकता है? जब -2 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट इज योर +2। तो बात समझ आई कि मॉडुलस काम कैसे करता है।
मॉडुलस काम ऐसे करता है कि कोई नेगेटिव नंबर अगर है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, मतलब रिजल्ट, मॉडुलस का काम क्या है कि रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही रहेगा इन शॉर्ट। ठीक है, तो अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं कि आप लोग माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इन शॉर्ट मॉडुलस का काम। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की, डिफाइन कैसे किया जाएगा, ग्राफ कैसे बनेगा इसका। ठीक है, और थ्रू एरो डायग्राम में। मॉडुलस फंक्शन क्या है, फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, अब एक्स आप कहां से लेंगे, यहां से, हियर इज योर एक्स एंड हियर इज योर वाई। एक्स आप फर्स्ट सेट से लेंगे, वाई आप सेकंड सेट से लेंगे। तो कंडीशन ये है कि जब आप एक्स ले रहे हैं जीरो, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, तो ध्यान से देखेंगे कि नेगेटिव एलिमेंट जो है, नेगेटिव कहां से है, आप कोई भी ले लो, जीरो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, जीरो इज अ न्यूट्रल एलिमेंट, तो आप कहीं पे भी गुजार सकते हो। तो हम लोग यहां पे बात करते हैं ये नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव कब हो सकता है, हम इसको दो चीजों में इसको करते हैं, ये पॉजिटिव, यहां से नीचे को पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो दो कंडीशन है, एक एक्स लेस देन जीरो है, एक एक्स क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, यही दो कंडीशन है। ठीक है, तो क्या कहता है कि आपके पास जब x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, तो बात करते हैं यहां पे f ऑफ x, x इक्वल टू 2, तो f ऑफ 2 कितना आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ 2, तो रिजल्ट 2 ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो मॉडुलस करके पॉजिटिव ही आएगा। तो 2 के लिए आपको क्या मिल रहा, 2, तो x अगर 1 है तो 1 के लिए क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा मॉडुलस करके भी, तो 1 के लिए आपको 1 मिल रहा, 3 के लिए 3 मिल रहा, 4 के लिए 4 मिल रहा। ठीक है, तो जब x 0 के लिए क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 इज अ न्यूट्रल एलिमेंट। ठीक है, तो कंडीशन ये है जब x 0 है या 0 से बड़ा है, x 0 है या 0 से बड़ा है, तो डाउनवर्ड्स आ गए हम, तो इन सभी के लिए क्या होगा, वैल्यू x ही रहेगी। ये जो 1 आया ये किसके इक्वल है, x के, तो f ऑफ x किसके इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ x, x के इक्वल ही होगा, क्योंकि यहां पे आप कोई भी वैल्यू डालोगे तो वो आपके गिवन x के इक्वल ही आएगा। क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं -1 की, यहीं पे कर ले। तो x अगर -1 है, ठीक है, तो f ऑफ -1 कितना आएगा, f ऑफ -1 यहीं से यहां पे हम वैल्यू डालेंगे, -1 कितना है, मॉडुलस ऑफ -1, तो मॉडुलस ऑफ -1 क्या आएगा, 1। मॉडुलस ऑफ -1 कैसे आया कि हमने क्या किया कि हमने जो -1 है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस के साथ, तो -1 को हमने इस -1 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट 1 आ गया, तभी रिजल्ट आपका पॉजिटिव आया। ठीक है, तो जब लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तो अब आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ये -1 क्या है, ये जो -1 है, ये -1 क्या है, आपका x है, तो x को आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस के साथ, तो f ऑफ -1 किसके इक्वल है, 1 के। कैसे कि जब आपने -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस के साथ, तो ये रिजल्ट किसके इक्वल आया, माइनस ऑफ x के। जब x लेस देन 0 होगा, जब लेस देन 0 होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव कैसे होगा, जब आप लोग क्या करोगे, उस नेगेटिव एलिमेंट को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, -1 के साथ। ठीक है, तो -1 के लिए आपको क्या मिल जाएगा, 1, -2 के लिए क्या मिल जाएगा,
2 -3 के लिए क्या मिल जाएगा 3। क्लियर है। तो अब आपके पास यहां पर क्या है, दो एलिमेंट की सेम इमेज है, 1 की भी इमेज 1 है, -1 की इमेज भी 1 है, 2 की इमेज 2 है एंड -2 की इमेज भी 2 है, 3 की इमेज 3 है एंड -3 की इमेज भी 3 है। ठीक है, इन शॉर्ट समझ आया करना क्या है। मॉडुलस फंक्शन क्या है, फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये फंक्शन है आपके पास। ठीक है, अब इस फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है, एक फंक्शन है f of x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। अब उस फंक्शन की कंडीशन क्या है कि वहां पे मॉडुलस में दो ही चीजें हैं, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव एलिमेंट है, उनको आपको चेंज करना है, रिजल्ट पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसको आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो आपको 1 के लिए 1 मिल जाएगा, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, तो रिजल्ट तो पॉजिटिव ही है, तो वो x का x ही रहेगा। जब x ग्रेटर देन 0 है तो f ऑफ x किसके इक्वल है, इसको हम y इक्वल टू f ऑफ x कहते हैं। ठीक है, y किसके इक्वल आ रहा, आपके पास मॉडुलस ऑफ x के है। ठीक है, तो y आपको यहां पर मिल रहे हैं, तो y किसके इक्वल है, जब ग्रेटर देन 0 है y किसके इक्वल है, x के। ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा, x एंड y ऐसे बनता। अब x की वैल्यू क्या ले रहे आप, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब वैल्यू ले रहे आप पॉजिटिव। जब वैल्यू आप पॉजिटिव ले रहे तो अब आपको क्या करना है कि y निकालने के लिए मॉडुलस ऑफ x करना है। तो जब ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है तो अगर आप 1 लेते हैं तो वैल्यू 1 ही रहेगी। अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं तो वैल्यू सॉल्व करके कितना आया 1। ठीक है, तो y कितना आ गया 1, x भी 1 है y भी 1 है। ठीक है, तो इस केस में आप ऐसे लिख सकते हो x एंड x। ठीक है, जब ग्रेटर देन 0 है। जब बात आती है लेस देन 0, तो लेस देन 0 में क्या है, लेस देन 0 ऑर्डर पेयर तो ऐसे ही बनेगा x एंड y। अब x y कैसे फाइंड आउट करना है, y किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ x के। अब मॉडुलस ऑफ x के इक्वल है, अब वैल्यू क्या है आपकी लेस देन 0, लेस देन 0 क्या आ जाती, x -2 आ गया, -2 आ गया, तो अब आप इसको कहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, इस मॉडुलस में। ठीक है, इस मॉडुलस में सब्स्टिट्यूट किया यहां पर, तो -2 का मॉडुलस कितना आया 2। ठीक है, अब ये 2 जो मिला आपको, रिजल्ट क्या होगा, मॉडुलस का काम है रिजल्ट को पॉजिटिव करना, लेकिन पॉजिटिव ऐसे नहीं हो जाएगा। आप लोग क्या करोगे, बेसिकली काम क्या होता है कि ये जो आपका -2 है इसको आप मल्टीप्लाई करते हो एक माइनस के साथ, -1 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, तो रिजल्ट बन गया आपका 2। ठीक है, तो अब इस y को ध्यान से देखेंगे, y कितना, ये माइनस आपका, अब ये जो -2 है, ये -2, ये -2 किसके इक्वल है, x के। तो अब y किसके इक्वल है, माइनस ऑफ x के। ठीक है, तो इस केस में दो कंडीशंस बनेगी आपके पास, जब पॉजिटिव होगा तो y x के इक्वल होगा, जब नेगेटिव होगा तो y आपका माइनस ऑफ x के इक्वल होगा। ऑर्डर पेयर ऐसे बनेंगे। ठीक है, क्लियर है। आगे आपके पास वन टू थ्री, 1 2 3, -1 -2 -3। ठीक है, तो x 0 है, y 0 यहां पर। ठीक है, उसके बाद x 1 y भी 1, x is 1 y is 1, यही है, x 2 y is 2। ठीक है, x 3 y 3, बन गई ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके बाद है नेगेटिव तरफ, x -1 y 1, x is -1 y is 1, x -2 y is 2, x is -3 y is 3, x -3 y 3 आ रहा, x -2 y 2 आ रहा, तो ये ग्राफ इस तरह से बना। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ फंक्शन में आपके पास क्या आ जाता है, मॉडुलस ऑफ फंक्शन की बात करेंगे तो कितना आता है, y इज इक्वल टू, अब इसका ध्यान देना, y इक्वल टू f ऑफ x विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, विच इज इक्वल टू x माइनस एक्स एंड x। माइनस एक्स कब है, जब x लेस देन 0 है, x कब है, जब x ग्रेटर देन
और इक्वल टू 0 है। तो y किसके इक्वल है? माइनस एक्स के। तो y इक्वल टू माइनस एक्स एक लीनियर इक्वेशन बन गई। जब x ग्रेटर देन 0 है, फॉर x लेस देन 0, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो y किसके इक्वल आ गया? y किसके इक्वल है? इस सभी, और ये किसके इक्वल है? x के। ये सेकंड लीनियर इक्वेशन आ गई। तो ये दो लीनियर इक्वेशन है। तो आपके पास ये y इक्वल टू एक्स का कंडीशन है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स का कंडीशन है। ठीक है, क्लियर है? ये कब केस है? जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये कौन सा केस है? जब x आपका लेस देन 0 है। x लेस देन 0 है, ये नेगेटिव वैल्यूज है, अब ये पॉजिटिव वैल्यूज है। तो ये है आपका मॉडुलस ऑफ फंक्शन। उसके बाद अब है आपके पास सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या है? ये भी आपके पास एक फंक्शन की कंडीशन है। क्या कहा जा रहा है? f ऑफ x इक्वल टू 1 0 माइनस 1। ये आपको याद रखने, ये बेसिक फंक्शंस हैं, ये आपको याद रखने ही रखने, ये आप भूल नहीं सकते। ठीक है, ये सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या कहता है कि जब x ग्रेटर देन 0 होगा, x ग्रेटर देन 0, ठीक है, f ऑफ x। अब f ऑफ x किसके इक्वल है? y के। ऐसा ही है, जब आप करते हो f ऑफ x इक्वल टू 2x, आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो रिजल्ट आपको क्या मिलता? वही कंडीशन है। यहां पे क्या कहा जा रहा है कि पहले हम एरो डायग्राम से कर लेते। प्लस 1 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 अप टू 1। क्या कह रहा है वो? कह रहा है कि अगर x ग्रेटर देन 0 है, यहां पे बड़ी सारी कंडीशंस बनेंगी एक साथ। x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो y किसके इक्वल है? 1 के। जब x, तो y किसके इक्वल है? 0 के। जब x लेस देन 0 है, x इज लेस देन 0, तो y किसके इक्वल है? माइनस। कंडीशन क्या है? जब x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 क्या है? डाउनवर्ड्स सारे। x क्या है? ग्रेटर देन 0, तो वो a सेट से ही आएगा, और ये आपका b सेट है। जब x ग्रेटर देन 0 है तो डाउनवर्ड्स ये सारे आ जाएंगे। क्या कह रहा है? जब x ग्रेटर देन 0 है, y किसके इक्वल है? कांस्टेंट के, y इक्वल टू 1। तो y 1 है, x ग्रेटर, मतलब x ग्रेटर देन 0 जितनी भी वैल्यूज हैं ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी 1 2 3 4 100 200 10,000 5000 जितनी भी हैं, ठीक है, उन सभी के लिए आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? 1। मतलब 1 के लिए 1, 2 के लिए 1, 3 के लिए 1, 4 के लिए 1, 5 के लिए, सभी के लिए 1। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के लिए क्या है? y कितना है? 0। जब x 0 है, ये x है, ये आ गया x1, x 0 है तो y कितना है? 0। y सेकंड सेट है। उसके बाद x लेस देन 0 है। लेस देन 0 कितना है? x जब लेस देन 0 है, लेस देन 0 ये अपसाइड, तो लेस देन 0 की जब बात करेंगे तो कितने हैं ये? -1 -2 -3, इनफाइनाइट है। इन सभी के लिए लेस देन 0 के लिए y कितना आएगा आपके पास? -1। लेस देन 0 सभी के लिए y कितना आएगा आपके पास? -1। लेस देन 0 जितनी भी वैल्यूज हैं इन सभी के लिए आपके पास -1 आएगा, 0 के लिए 0, एंड इन सभी वैल्यूज के लिए रिजल्ट आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। ये है आपके पास सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या कहता है कि जितनी भी वैल्यूज x की ग्रेटर देन 0 है उन सभी के लिए y की वैल्यू 1 आएगी। x 0 है तो y की वैल्यू 0 ही रहेगी, और x अगर आपका लेस देन 0 है तो y की वैल्यू -1 रहेगी। तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आएगा। क्या कह रहा है? x ग्रेटर देन 0, x क्या है? 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है x, ये आपका x एक्सिस है,
ये आपका वाई एक्सिस है। क्या कहा, एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो राइट साइड पे होगा, ये वाली साइड आपकी ग्रेटर देन जीरो है एक्स की। जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो ये सारी वैल्यूज जो है ये ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो इन सभी के लिए क्या होगा, वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 1, तो वाई एक्सिस 1 यहां पर है। एक्स की सभी वैल्यूज के लिए वाई कितना रहेगा, 1, तो ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, एक्स इज 0, वाई इज 0, यहीं पे रहेगा। उसके बाद x इज लेस देन 0, जब x लेस देन 0 है, लेस देन 0 ये साइड है आपकी नेगेटिव, लेस देन 0 क्या होगा, नेगेटिव, तो x जब लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 में कुछ भी आ सकता है आपका, -1, -2, -3 +1 इंफिनिटी का, ठीक है। तो उन सभी वैल्यूज के लिए y की वैल्यू कितनी होगी आपकी, -1, तो y कितना है आपका, -1, ये आ गया y इक्वल टू -1, ये आ गया y इक्वल टू, ठीक है। तो ये है आपके पास आपका सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या कहता है, सिंपल सी बात याद रखनी है कि जब ग्रेटर देन 0 है x, तो उस सभी के लिए y की वैल्यू 1 मिलेगी। जब x लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, उन सभी के लिए y की वैल्यू -1 मिलेगी जब x 0। नेक्स्ट है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम से ही क्लियर कर लेते हैं पहले। ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा इंटीजर फंक्शन, फंक्शन में कौन से इंटीजर लिए जाएंगे, जो सबसे बड़े हैं, ठीक है, बात ध्यान देना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन से हैं, जिनमें इंटीजर कौन से लिए जाएंगे, जो उस फंक्शन में सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फंक्शन क्या है, फ्रॉम रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या है, assumes the value of greatest integer less than or equal to x, कि जो x की लेस देन इक्वल है, x से या तो छोटी है कोई भी वैल्यू, यहां पर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x। कंडीशन क्या कहता है, assume the value of greatest integer लेस देन और इक्वल टू x। तो यहां पर कौन सी वैल्यू, इस बॉक्स में कौन सी वैल्यू एज्यूम की जाती है, इस बॉक्स में वैल्यू एज्यूम की जाती है। समझ आई बात, कि जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का होगा वो कौन सी वैल्यू एज्यूम की जाएगी, जो वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ा इंटीजर होगी, लेकिन वो इंटीजर इस x से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या इस x के इक्वल होना चाहिए। मतलब आपकी ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे बात करते हैं, इसे 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2। क्या कह रहा है कि आपको वैल्यू फाइंड आउट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक। तो ये आ गया आपका x इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 1.5। 1.5 का होगा 1 और 2 के बीच में, यहां कहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब आपको इस 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो f ऑफ x किसके इक्वल होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.5। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इन स्क्वायर ब्रेसेस के साथ, किसके साथ, स्क्वायर ब्रेसेस के साथ रखा जाता है। तो y की वैल्यू यहां पर आएगी, y क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो क्या है, आपको क्या करना है, 1.5 के अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है। अब वो इंटीजर क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, वो इंटीजर लेस देन होना चाहिए या x के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आपको इंटीजर लेना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीजर, आपको इंटीजर फाइंड आउट करना है और वो सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बड़ा होना चाहिए किस तरह से, कि जितने भी इस x के से छोटे नंबर हैं उन सभी नंबर्स में वो इंटीजर सबसे बड़ा होना चाहिए। तो इस 1.5 से छोटा वैल्यू कौन सी है, इसके लेफ्ट साइड सारी छोटी है, 1.5 के लेफ्ट साइड जितने भी नंबर है ये सारे छोटे हैं। इन सभी नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जो इंटीजर है, 1। 1.5 से स्ट्रिक्टली फ्रॉम 1.5 के लेफ्ट साइड देखना है आपको, ठीक है।
तो 1.5 के लेफ्ट साइड देखोगे, एक तरीका है देखने का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करने का। क्या है कि कोई भी नंबर है, उस नंबर से ही लेफ्ट साइड की तरफ आपको देखना है, और उस नंबर के लेफ्ट साइड में आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर है जो सबसे बड़ा है, इंटीजर है। तो 1.5 के लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 1। तो आपका रिजल्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.5 इज 1। ठीक है, यहां आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1.5। 1.5 किस किस के बीच में प्रेजेंट है, 1 और 2 के। ठीक है, क्लियर है। तो इसके लेफ्ट साइड पे सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 1। तो अब मैं आपको एक चीज और क्लियर करता हूं, ये 1.5 था, यहां कहीं 1.9 भी होगा, तो 1.9 के स्ट्रिक्टली लेफ्ट में देखोगे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.9। तो 1.9 के लेफ्ट में देखोगे, आपको सारे नंबर्स देखने हैं, उन सभी नंबर्स में कौन सा नंबर जो सबसे बड़ा इंटीजर है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है। तो 1.5 के लेफ्ट में कितने नंबर है, ऐसे देखोगे इसके लेफ्ट साइड में कितने नंबर है, उनमें सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 1। यहां कहीं 1.1 भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसके 1.1 के लेफ्ट में देखोगे आप 1.5 के 1.1 के लेफ्ट में 1.1 स्ट्रिक्टली फ्रॉम 1.1, यहीं से लेफ्ट साइड की तरफ देखना शुरू कर देना है। तो 1.1 के लेफ्ट साइड में देखोगे आप लोग। ठीक है, तो इन सभी के लिए आपको सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा मिलेगा इसके लेफ्ट साइड में, तो सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 1। उसके बाद हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 का फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो 1 से आपने स्टार्ट कर देना है, लेफ्ट साइड में देखना है। तो 1 से लेफ्ट साइड में देखोगे, 1 से ही शुरू करना है और यहां से आप लेफ्ट साइड को देखोगे। तो इन सभी इंटीजर में 1 तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 1 खुद है, क्योंकि 1 0 से बड़ा है, -1 -2 इन सभी से बड़ा है। ठीक है, तो 1 जो है वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 का भी। तो हमने देखा 1 जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 का भी है, 1.1 1.9 1.5 इन सभी का है। तो कहता क्या है वो कि आपके पास, इसी पे करते हैं दोबारा, ये आपका 0, ये 1 और थोड़ा स्पेस देके रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कहां तक जाते हैं, 0.9 तक। इन सभी वैल्यूज के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होगा, क्योंकि इन सभी के लेफ्ट साइड में आप लोग देखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको 0 ही मिलेगा, सबसे बड़ा इंटीजर 0 ही मिलेगा। मतलब x अगर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है एंड लेस देन 1 है। लेस देन 1 क्यों रखा है, क्योंकि जब आप 1 की बात करेंगे तो 1 के लेफ्ट साइड में देखोगे, 1 से लेफ्ट साइड में देखोगे तो सबसे बड़ा इंटीजर 1 मिलेगा। लेकिन 1 को छोड़ के आप 0 से लेके 0.9 तक कहीं पे भी देख लो, तो वहां से आपको उस पॉइंट पे, जैसे यहां पर खड़े होके आप लोग बैक साइड देखोगे तो आपको सबसे बड़ा इंटीजर 0 ही दिखेगा। उसके बाद आप 0 पे खड़ा होके बैक साइड देखोगे तो सबसे बड़ा इंटीजर 0 ही है। ठीक है, तो इन सभी वैल्यूज के लिए इंटीजर 0 है। फिर आप लोग 1 को देखते हैं, 1 से स्टार्ट करोगे 2 तक। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करोगे लेस देन 2 तक, 2 नहीं लेना है, क्योंकि 2 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही आएगा, क्योंकि 2 पे खड़े होके आप वापस देखोगे तो सबसे बड़ा इंटीजर इसके लेफ्ट साइड पे -1 -2 0 1 इन सभी में सबसे बड़ा क्या है, 2 है। लेकिन 2 को छोड़ के आप 1 से 1.9 तक देख लो, 1.5 1.9 इन सभी से आप लेफ्ट साइड पे देख लो तो सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 1 है। ठीक, x अगर इन सभी के लिए क्या है, 2 लेफ्ट साइड पे देखना। ठीक, तो ये आ गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, सबसे बड़ा इंटीजर। ठीक है, बड़ा इंटीजर उस
के अकॉर्डिंग, तो उसके लेफ्ट साइड पे देखोगे, राइट साइड पे क्यों नहीं देख सकते आप कहोगे सर राइट साइड पे भी है, तो ध्यान देना है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक नंबर एक इंटीजर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप कहोगे सर इससे बड़ा राइट साइड पे देखेंगे, तो ये छोटी सी बात है, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये 0 है, अगर आप 0.5 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं तो आप ये लेफ्ट साइड को देख के डिसाइड कर सकते हैं, 0.5 के लेफ्ट साइड पे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा इंटीजर सबसे बड़ा है। 0 यहाँ पे 0 है, इसके पीछे -1 है, इसके पीछे -2 है, इसके पीछे -3, ये सारे नंबर, तो इनमें सबसे बड़ा इंटीजर क्या है 0। लेकिन अगर आप इसके राइट साइड पे देखोगे 0.5 के राइट साइड पे, तो 0.5 के राइट साइड पे देखेंगे तो आप बता सकते हो कौन सा इंटीजर बड़ा है इसके राइट साइड पे। इसके राइट साइड पे 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 4 5 6, काउंटिंग तो कभी खत्म नहीं होगी, तो इसके राइट साइड पे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं मिल सकता क्योंकि काउंटिंग कभी खत्म नहीं होगी। तो लेफ्ट साइड पे आप सभी इंटीजर्स को किसी भी नंबर के उस पोजीशन से खड़े होकर लेफ्ट साइड पे देखोगे तो आपको सबसे बड़ा इंटीजर मिल सकता है, मिल सकता है। इन सभी में सबसे बड़ा इंटीजर क्या है 0। अब यहाँ 0 और -1 के बीच में यहाँ पे आप -0.5 ले लेते हैं, तो -0.5 से आप खड़े होकर वापस देखोगे तो सबसे बड़ा इंटीजर क्या है -1। क्लियर है। उसके बाद है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लार्ज ब्रैकेट्स के अंदर, इसको स्मॉल ब्रेसेस के अंदर रखा जाता है। अब कहना क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने पहले कर दिया, अब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो स्मॉल ब्रेसेस के अंदर रखेंगे। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए क्या कहता है वो करना क्या आपको, अब इसके लिए कौन सी, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ली, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे। क्या कहेंगे कि x के लिए कोई भी वैल्यू है x की, उसके लिए स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा। अब आपको एक बात समझ आ गई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसके लेफ्ट साइड में हम लोग डिसाइड कर सकते थे, अब किसी भी नंबर के राइट साइड पे देख के आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है। जैसे यही एग्जांपल है, 0 1, इसके अंदर है 0.5। इस नंबर के राइट साइड पे देख के आप लोग ये जज कर सकते हैं कि कौन सा इंटीजर सबसे छोटा है। यहां पे देख के आप लोग जज कर सकते हैं, 0.5 से राइट साइड पे देख के आप लोग जज कर सकते हैं कि कौन सा इंटीजर सबसे छोटा है, तो कौन सा इंटीजर है 1, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 1.5 पे खड़े होंगे तो आप लोग बता सकते हैं कि इसके राइट साइड पे जितने भी नंबर है कौन सा इंटीजर सबसे छोटा है, दैट इज 2। तो अगर 2 पे खड़े होके आप देखें राइट साइड पे तो सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है 2 ही। इसी पॉइंट से राइट साइड की तरफ देखना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका x। क्या कहता है, assume the value of smallest integer। आपको क्या करना है, assume करनी है वैल्यू स्मॉलेस्ट इंटीजर की, स्मॉलेस्ट इंटीजर की विच इज, जो क्या होगा विच इज वो जो नंबर है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। वो नंबर या तो x से बड़ा होगा या x के इक्वल होगा। समझ आई बात है, वर्डिंग बड़ी चेंज है। स्मॉलेस्ट इंटीजर आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन स्मॉलेस्ट इंटीजर किस तरह से होगा, वो उस नंबर से बड़ा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1.5 है, 1.5 के लिए आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 1.5 के लिए दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, तो ये 0.5 है, इसके लिए आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है। ये जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है, अब देखोगे कि 0.5 के लेफ्ट साइड में बड़े सारे छोटे इंटीजर हैं जो 0.5 से छोटे हैं, लेकिन वो कितने हैं
आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे -1 है या -2 है या -3, तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं यहाँ पर जो 0.5 से छोटे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके राइट साइड पे देखें तो यहां पे भी बड़े सारे इंटीजर हैं, लेकिन यहां पे आप लोग नोटिस कर सकते हो कि सबसे छोटा कौन सा है। 0.5 के राइट साइड पे देखेंगे तो आपको पता चल सकता है कि सबसे छोटा कौन सा है, 1। अब यहाँ पे 1 और 2 के बीच में अगर डालते हैं 1.5, तो 1.5 से राइट साइड पे देखेंगे तो आप लोग ये जज कर सकते हो कि सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है। 4 5 यहाँ बड़े होंगे, तो 1.5 के राइट साइड पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स है, लेकिन सबसे छोटा कौन सा होगा, 2। ठीक है, क्लियर है, समझ आई बात। तो इसको कैसे लिखेंगे, x क्या होगा, अगर हम इसकी बात करते हैं, दिस इज 0 और 1। हम 0 स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम 0 की बात करते हैं तो 0 से खड़े होके अगर हम राइट साइड पे देखेंगे, 0 से खड़े होके राइट साइड पे, तो सबसे छोटा इंटीजर 0 1 2 3 4 में क्या है, 0 है। लेकिन 0.5 के ऊपर अगर हम स्टैंड होंगे और उसके बाद हम लोग राइट साइड पे देखेंगे 0.5 के राइट साइड पे, तो सबसे छोटा इंटीजर 1 आ जाता है। 1 पे खड़ा होके देखेंगे तो सबसे छोटा इंटीजर 1 आ जाता है। 0.7 पे खड़े होके देखेंगे राइट साइड पे, तो सबसे छोटा इंटीजर क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ कंडीशंस है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाता है, ठीक है। फिर 1 से आगे और 2 तक जाएंगे तो सबसे छोटा इंटीजर क्या है, 2 है आपके पास। तो इस तरह से ये है आपके पास स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आज हमने एक आइडेंटिटी फंक्शन किया, उसके बाद मॉडुलस फंक्शन किया, उसके बाद हमने कांस्टेंट फंक्शन किया, उसके बाद सिग्नम फंक्शन किया, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किया, एंड उसके बाद हमने स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन किया। तो कुछ फंक्शंस हमने आज किया, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो ये फंक्शंस आपको क्लियर होने चाहिए। सिग्नम फंक्शन क्या है कि सारी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए 1 है y की वैल्यू, सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए आपकी y की वैल्यू -1 है, और जब x इक्वल टू 0 है तब y की वैल्यू क्या होगी, 0। मॉडुलस के लिए क्या है कि 0 और 0 से बड़ा। अगर आपके पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो y कितना होगा, x की, और जब x लेस देन 0 है तो y किसके इक्वल होगा, -x की। क्यों, क्योंकि आपका रिजल्ट जब नेगेटिव है, जब लेस देन 0 है, तो मॉडुलस को उसको कन्वर्ट करेगा पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए x क्या है आपका, लेस देन 0 है। x लेस देन 0 का क्या मतलब है कि x आपका फॉर एग्जांपल -2 है। अब -2 को अगर पॉजिटिव में चेंज करना है तो अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, तो -2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, माइनस के साथ, तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है। उसी केस में आपके पास y की वैल्यू क्या है, -x। उसके बाद हमने क्या, सिग्नम फंक्शन भी कर दिया, उसके बाद हमने किया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज इन वीडियोस को शेयर करें सभी के साथ ताकि सभी का बेनिफिट ले सकें। इन मेथड्स को क्लियर करें, टाइप्स ऑफ फंक्शंस को। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो फंक्शंस हैं इनमें आप डोमेन एंड रेंज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, और इन जो सारे फंक्शंस हैं इनको क्लियर करें, और इन वीडियोस को सभी के साथ शेयर करें, और हमारा जो फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल है क्लासेस 98 इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैथमेटिक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथमेटिक्स एक नंबर्स के साथ अरेंजमेंट है, जिसको आप लोग अच्छे से अगर ध्यान से करोगे तो सिंपल है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद आपके हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस।